हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोग इस वीडियो में एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 600 व 800 के मध्य एक विषम पूर्णांक संख्या जो 7 तथा 9 से विभाजित है, तो उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। देखिए जो भी संख्या होगी उसमें 7 का भाग भी जा रहा है और 9 का भी जा रहा है। ठीक है। 9 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अंकों के योग में भी 9 का भाग जाए। पूछे अंकों का योग, तो ये चार ऑप्शन में यहाँ जो अपने को दिया गया वो दिया गया सम ऑफ डिजिट। तो ये भी 9 से डिविजिबल होगा। तो देखिए इसमें 9 का भाग नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, इसमें भी नहीं जा रहा, तो ये डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। बाकी तरीका ये है कि 9 और 7 का एलसीएम लेंगे 63। 600 और 800 के बीच की बात कर रहा है, तो पहली संख्या क्या होगी, 630 होगी, जिसमें भाग जाएगा। उसके बाद 63 के गैप से आएगी, तो ये आ जाएगी 693। ये हमारा आंसर होगा। अगला देखिए, तीन गणित की कक्षाएं हैं, एक्स वाई और जेड में अंकगणित की परीक्षा हुई। कक्षा एक्स के औसत जो अंक हैं एक्स के हैं वो 83 हैं। वाई के जो औसत अंक है वो है 76, और कह रहा है जेड के औसत अंक है वो है 85। एक्स और वाई का औसत 79 है, इन दो का एवरेज दिया एक्स और वाई का 79। उसके बाद कह रहा है वाई और जेड का ये हमारे पास है 81। तो कह रहा है तीनों कक्षाओं का औसत क्या होगा। देखिए एवरेज क्या होता है, सम ऑफ क्वांटिटी अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटी, संख्याओं का योग बटी जितनी संख्या है। ठीक है, राशियों का योग। तो टोटल यहाँ पे नंबर पता होना चाहिए हमें कि नंबर है कितना, एक्चुअल एक्स में कितने स्टूडेंट है, वाई में कितने, जेड में कितने हैं। उनका रेशियो पता हो या उनका नंबर पता हो। तो इन दो में जब अपन एलिगेशन लगाते हैं, तो आपको पता है कि बड़ी संख्या में से छोटी माइनस करेंगे, 79 में से 76 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इधर 83 में से 79 घटाएंगे, इधर आ जाएगा 4। तो एक्स और वाई का अपन रेशियो देखें, एक्स और वाई में कितने स्टूडेंट है, तो इनका रेशियो है 3:4। अब ऐसे सेम वाई और जेड की अपन बात करें, इनमें एलिगेशन लगाए, तो इधर देखिए 81 में से 76 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5। 85 में से 81 माइनस करें कितना आ गया 4। तो वाई और जेड का जो रेशियो है वो है 4:5। यानी इन तीनों कक्षाओं में जो स्टूडेंट है वो 3 4 5 के अनुपात में है। वो 30 40 50 भी हो सकते हैं, वो 300 400 500 भी हो सकते हैं। ठीक है। हमें पूछा है एवरेज। एवरेज ठीक है। औसत। औसत। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले देखिए एक्स में जो स्टूडेंट हैं वो है 3 और उनके 83 मार्क्स है, तो 83 इंटू 3 कर देंगे। वाई में 76 इंटू 4 और जेड में 85 इंटू 5। ये टोटल आएगा, और नीचे देखिए 5 4 9 3 12 है, 12 से भाग कर देंगे। या मैंने आपको एवरेज पढ़ाते टाइम बताया ये चीज कि आप कुछ भी एवरेज मान लीजिए। देखिए एक्स में हमें दिया गया इनका औसत 83, वाई में 76 और जेड में 85। कोई भी आप अपने मन से एवरेज ले सकते हैं। मैंने मान लिया कि इनका जो एवरेज है तीनों का वो है 76। ठीक है। अब हम देखेंगे एक्स में क्या है। तो एक्स में देखिए 76 से ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, और कितने स्टूडेंट है 3। तो प्रत्येक साथ साथ ज्यादा हुआ तो कितना ज्यादा हो गया 21। जेड की बात करें तो 76 से देखिए कितना ज्यादा है 9, और कितने स्टूडेंट है 5, तो 45 ज्यादा होगा। तो ये हमारा ज्यादा आ रहा है, कम आता तो हम घटा देते। तो टोटल हमारा कितना ज्यादा आ रहा है 66। अब ये जो टोटल हमारा एवरेज से ज्यादा है, ये जितने स्टूडेंट है उनमें सब में बराबर बटेगा। तो स्टूडेंट कितने, 3 4 7 5 12, तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे, 12 पंजो 60, फिर 12 पंजो 60। तो प्लस में आ रहा है, इसलिए जो हमने एवरेज लिया था 76, उसमें हम ऐड कर देंगे 5.5, तो ये आ जाएगा 81.5। और यदि ये माइनस में आता तो हमने जो एवरेज लिया उसमें से हम घटा देते। ओके। ये मैं एवरेज में आपको पढ़ा चुका हूं पहले ऐसे। अगला देखिए, तीन समान त्रिज्या के वर्ग जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। इस टाइप से तीन सर्कल आपको दिए गए हैं। तीनों ये आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। प्रत्येक की रेडियस जो है वो कितनी है 10। एक चौथा वर्ग इन तीनों वर्तों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि इन तीनों को बाह्य स्पर्श कर रहा है। यानी यहाँ पे बीच में एक ये वाला सर्कल है जो इन तीनों को बाहर से टच कर रहा है। छोटे वाले की रेडियस पूछिए। देखिए ये आपके पास एक इक्विलेटर ट्रायंगल बनेगा। ठीक है। इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और जब यहां से अपन इसकी रेडियस निकालते हैं, ये मेंसुरेशन में हम पढ़ते हैं, तीनों के बीच में सर्कल हो या तीनों को बाहर से एक टच कर रहा हो, बड़ा सर्कल हो, दोनों की रेडियस क्या होती है। तो छोटा वाला जो होगा आर, इसकी रेडियस होती है 2 - √3 अपॉन √3 इंटू बड़े वाले की जो आपकी ये जो रेडियस दे रखी है, इनकी जो रेडियस है, ये त्रिज्या देगी, तीनों की जो त्रिज्या
बाहर वाले की रेडियस निकालनी है तो वो होगी 2 + √3 अपॉन √3, और जो आपको इन तीनों की जो रेडियस देगा इनटू रेडियस। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रखेंगे, इनकी रेडियस 10 दी गई है तो यहाँ पे 10 से गुणा करोगे, अंदर गुणा कर दीजिए 10 से, तो ये 20 माइनस 10√3/√3, ये हमारा इसका आंसर आ जाए। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखना है। बाकी इसकी रेडियस फॉर्मूला आता कहाँ से, देखिए अंदर वाले की रेडियस r ले लेंगे, और ये यहाँ तक इसकी बड़े वाले की रेडियस 10 होगी, और ये स्मॉल कितनी हो जाएगी 10 + r, और ये हमारे पास जो होगा, ये एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो इसका क्या होगा अपने पास, ये केंद्रक भी होगा। ठीक है, तो यहां से हम इसकी रेडियस फाइंड आउट करते हैं, वो हम मेंसुरेशन में देख लेंगे। अगला देखिए, एक श्रमिक को 30 दिनों के लिए 1700 रुपये दिए जाते हैं। इस समय के दौरान वह 4 दिन अनुपस्थित था, अब्सेंट था, जिसके लिए 15 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना, यानी जिस दिन वो अब्सेंट था उसके 15 रुपये काट लिए जाते हैं। 18 दिनों की पूर्ण तनख्वाह उसको प्राप्त हुई। ठीक है, 18 डेज की जो उसकी सैलरी थी वो उसे पूरी मिली है, क्योंकि बाकी दिन वह देरी से आया था, लेट, बाकी दिन क्या हुआ, वो लेट हो गया, और जिस दिन वो लेट होता है उसे आधी तनख्वाह दी जाती है। उस श्रमिक की मासिक तनख्वाह बताइए जो ना तो देरी से आता है और ना ही अब्सेंट रहता है। देखिए, मान लीजिए इसको पर डे जो है, पर डे इसको जो मिलते हैं वो मिलते हैं ₹X। पर डे इसको कितने रुपए दिए जाते हैं, X। अब यहां से देखिए, वो 18 दिन कह रहा है, उसको पूरी पूरी सैलरी मिली है, इसका मतलब 18 दिन की तो पूरी मिलेगी, कितनी, 18x, ये तो उसको मिले ही मिले हैं। ठीक है, 4 दिन वो अब्सेंट रहा था, 18 की उसको कंप्लीट मिल गई, 18 और 4 22 दिन, टोटल कितने थे 30। तो बाकी जो 8 दिन बचे, बाकी 8 दिन वो क्या हुआ है, बाकी 8 दिन वो लेट आया है, और जिस दिन वो लेट आता है उस दिन को उसको हाफ सैलरी मिलेगी। तो बाकी देखिए कितने दिन लेट आया, 8 दिन, तो 8 दिन जब लेट आया तो लेट आता उस दिन की आधी सैलरी मिलती है, यानी टोटल एक्स है पर डे की, तो यहाँ पे आधी कितनी हो जाएगी, x/2, तो 8 दिन की उसको कितनी और मिलेगी, 4x, ये उसको सैलरी मिली। ये तो टोटल उसको रुपए मिले, और वो 4 दिन अब्सेंट था, तो 15 रुपए के हिसाब से 4 दिन के उसके काटे गए, तो माइनस हो जाएंगे कितने, 15 × 4 60 रुपए। अब उसको टोटल मिले कितने, 1700। ठीक है, यहां से देखिए 18×4 = 22x, 60 आगे जाके प्लस हो जाएगा 1760, और ये 22 से कट रहा है कितनी बार, 8 बार। तो x का मान 80 आ गया, प्रत्येक दिन उसको 80 रुपए मिलेंगे, ना तो वो अब्सेंट होगा ना ही वो लेट आएगा। तो 30 दिन के कितने हो जाएंगे, तो 80 × 30, यानी उसको कितने रुपए मिलेंगे, 2400। ठीक है, अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि 4 पाइप A B C और D एक टैंक को क्रमशः 9, 4, 6 और 12 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, ए भर रहा है इसको 9 घंटे में, बी इसको फिल कर रहा है 4 में, सी 6 में, और डी 12 घंटे में। तो पाइप एंड टैंक में हम पढ़ चुके हैं, हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, वो हमारे टैंक की कैपेसिटी आ जाती है। देखिए इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 36। ये टोटल टंकी में पानी आता है 36 लीटर। ए है वो पूरा 9 घंटे में भर रहा है, नहीं 36 लीटर 9 घंटे में भर रहा है, तो 1 घंटे में कितना पानी भरेगा, 4 लीटर। 4 का भाग देंगे तो बी कितना भरेगा, 9 लीटर, सी कितना भरेगा, 6 लीटर, और डी कितना भरेगा, 3 लीटर। ये इनका एक ही घंटे का हमारे पास काम आ गया कि 1 घंटे में कितना पानी ये भरते हैं। कह रहा है कि एक खाली टैंक में 1 घंटे के अंतराल से खोला गया, यदि पहली पाइप 1 बजे, फर्स्ट जो पाइप है ए उसको 1 बजे ओपन कर रहे हैं, सेकंड जो पाइप है उसको 2 बजे ओपन कर रहे हैं, थर्ड पाइप को 3 बजे, चौथी पाइप को 4 बजे, इसी क्रम में ये इनको खोल रहा है। तो हमें पूछा कि टंकी कितने बजे भर जाएगी। देखिए, पहला जो पाइप होगा ना, उसको खोला गया, पहले पाइप को खोला गया 1 बजे, दूसरे को खोला जाएगा 2 बजे, तीसरे को खोला जाएगा 3 बजे, चौथे को खोला जाएगा 4 बजे, इस टाइप से खोल रहा है। तो देखिए पहले 1 बजे ए को खोला गया, दूसरे को खोलेंगे 2 बजे, यहाँ पे देखिए 1 बजे इसको ओपन कर दिया गया, 2 बजे तक अकेला ए ही चलेगा, और 1 घंटे में कितना पानी भर देगा, 4 लीटर। जैसे 2 बजेंगे तो ए ओपन था, 2 बजते ही बी को भी ओपन कर दिया। ठीक है, फिर ये दोनों 1 घंटे चलेंगे, तो 1 घंटे में 9 और 4 13, 13 लीटर पानी भर देंगे। फिर जैसे यहाँ पे 3 बजेंगे, 3 PM जैसे हो जाएगा, दोनों चल ही रहे थे A+B, तो 3 बजते ही इनके साथ सी को भी खोल दिया, तीनों चलेंगे तो 1 घंटे में कितना पानी भरेंगे, 19 लीटर। ठीक है, जैसे ही 4 बजेंगे आप, उस टाइम क्या होगा,
चौथे को भी खोल देंगे। तो एक बार ये देख लेते हैं अपन पानी कितना भरा गया टैंक में। तो 4 और 13 17, और 17 + 19 ये आ गया 36। भरना भी कितना था? 36। इसका मतलब टंकी 4 बजे पूरी भर जाएगी, डी को खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका आंसर आ जाएगा 4 PM। अगला देखिए, त्रिभुज एबीसी में जिसकी भुजा 6 7 8 सेंटीमीटर है, सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक। जैसे अपने पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी। तो सबसे बड़ा जो कोण होगा वो सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण होता है, ठीक है। जैसे 6 है, ये 7 है, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी? 8। इसके सामने का कोण ये भी सबसे क्या होगा? बड़ा होगा। अब हमें कह रहा है सबसे बड़े कोण का समद्विभाजक, इसका जो एंगल बाइसेक्टर होगा, यानी इधर वाला थीटा होगा, तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। सामने वाली भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है, तो छोटा जो खंड है उसकी लंबाई क्या होगी? देखिए, ये यहाँ पे थेल्स थ्योरम अपन काम में लेते हैं कि एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशियो में बांटेगा जिस अनुपात में ये कोण बनाने वाली दोनों साइड है। तो इनका रेशियो 6 और 7 है। तो ये मान लीजिए डी पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो बी से डी और डी से सी, इनका रेशियो भी क्या होगा? 6 और 7। ठीक है। तो हमें पूछा है किसकी? छोटे खंड की। ये कितना है? 6 का मान पूछा है। तो ये जो बीसी की साइड 8 है, ये पूरा 6 और 7 13 रेशियो का मान है, अपने को निकालना 6 वाला। तो 6 से गुणा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 48/13। ठीक है। वैसे देखिए ए इधर लिखना चाहिए हमें, क्योंकि ये ए के संगत भुजा 6 दिए नहीं, ए के सामने स्मॉल ए होती है, तो ये 6। ठीक है, बी के सामने ये 7 और ये सी के सामने 8। इस टाइप से इसका हमें लिखना चाहिए। अगला देखिए, कह रहा है कि वृत्त कोण AOC ज्ञात कीजिए। देखिए, एक AOC ये वाला एंगल है, और एक बनता आपके पास ये AOC, ये बाहर वाला एंगल। दो एंगल बनेंगे। बड़े वाला पूछा है नहीं, ये बाहर वाला पूछा है। अब देखिए, A से O इसकी रेडियस है, त्रिज्या है, O से B ये भी इसकी रेडियस है। तो ये दोनों रेडियस है, तो इनके सामने का, यदि इसके सामने का एंगल 30 है, तो इसके सामने का ये एंगल भी कितना होगा? 30। ऐसे इधर वाले ट्राइंगल BOC में OC और OB ये भी रेडियस है, इसके सामने 40 है, तो ये भी कितना होगा? 40। 30 और 40 70। तो ये कितना होता है? डबल होता है। 70 का डबल 140। 360 में से घटा दोगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 220। इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, ये 30 है, ये 30 है, इन दो का टोटल 60 है, तो ये वाला कितना बचा? 120। इन दो का टोटल 80, तो ये कितना बचा? 100। तो कितना आ जाएगा टोटल? 200। अगला देखिए, मिश्रण ए में तांबे और चांदी का अनुपात 3 और 4 है। मिश्रण बी में तांबे और चांदी और सोने का अनुपात 1:2:3 है। ए और बी को 1 और 3 के अनुपात में मिलाया गया, तो प्राप्त मिश्रण में सोने का प्रतिशत क्या होगा? किसका पूछा हमें? गोल्ड का। देखिए, यहाँ पे ए में तो गोल्ड है ही नहीं, गोल्ड कहाँ पे? केवल बी में। बी में देखिए, यदि 1 किलो तांबा होगा, 2 किलो चांदी होगी, तो उसमें सोना कितना होगा? 3 किलो। टोटल कितना यहाँ पे देखिए रेशियो में? 6। 6 में से सोना कितना है? 3 भाग। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड है कितना इसमें? 1/2। तो गोल्ड हमारे पास 1/2 है। कह रहा है पूरे मिश्रण में, तो पहले का भाग इसने 1 लिया है, पहला यदि 1 kg लेगा तो दूसरा लेगा कितना? 3 kg। तो टोटल मिश्रण कितना होगा? 4 kg। तो ये जो 1/2 है, ये 4 में कितना, ये हमें पूछा है। इंटू किससे कर देंगे? 100 से। परसेंटेज में पूछा है, तो ये 4 पलट के यहाँ पे आ जाएगा 2 के गुणा में, तो ये हो जाएगा 1/8। और 1/8 आपको पता है कितना होता है? 12.5%। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार दूध लेते इसमें 20% अधिक लेता है, देखिए, और बेचते इसमें 10% का बट्टा देता है, परंतु दिखाए गए वजन से 25% कम दूध देता है, उसे कुल कितने प्रतिशत का फायदा? ये क्या कर रहा है? जैसे मान लीजिए 100 रुपये लेके गया, ठीक है, एक जैसे सुबह सुबह अपने गांव में दूध लेने आते हैं, ठीक है, तो ये 100 रुपये लेके आया, दूध लेने आया। तो इसने 100 रुपये, मान लीजिए 100 लीटर आता है, लेकिन ये क्या करता है? दुकानदार दूध लेते इसमें 20% अधिक लेता है, तो ये इस 100 रुपये में 120 लीटर मान लीजिए, या 120 रुपये का दूध ले लेता है, 20% ज्यादा लेता है। ठीक है। तो इसकी कॉस्ट तो कितनी लगी? 100, जबकि लेके कितना आ गया? ये 120 का सामान। यूं समझिए, अब जब एक बार आपको कम तोलता है और उस पे प्रॉफिट या लॉस भी होता है, वजन और एक डिस्काउंट या जो प्रॉफिट लॉस देखा, वहां हम सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो 10% आपको पता है 1/10 होता है। बेसिस में कह रहा है 10% की छूट दे रहा है, यानी 10
कह रहा है कि मैं 10 रुपए का तो सामान दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपसे मैं 9 ही ले रहा हूँ, एक की वो क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, तो वो कितने में देगा हमें, 9 रुपए में, जबकि कह रहा है ये मेरा है कितने का, कॉस्ट इसकी 10 रुपए है, लेकिन छूट में दे के आपको 9 में दे रहा हूँ, लेकिन वजन वो 25% कम तोल रहा है, यानी 1/4, ठीक है, 25% होगा 1/4, वो वेट में तो हमें 4 दिखा रहा है, लेकिन उसमें से एक कम तोलेगा, तो वो तोल कितना रहा है, 3, तो उसकी कॉस्ट तो 3 की लग रही है, जबकि हमसे कितना ले रहा है, 4, तो यहां से देखिए 3 से कटेगा 3 बार, ये 2 से कटेगा 5 बार, और ये 2 से कटेगा 2 बार, ये आ गया 5:6। ये कॉलम में यूं ही तो गुणा करते हैं, 10 × 3 30, और 9 × 4 36, बाद में काट लीजिए, बात एक ही, या पहले काट लीजिए, ठीक है, कॉलम में जो भी कट रहा है पहले काट लीजिए। अब देखिए, ये 5 रुपए इसकी लागत है, जबकि ये ले कितने रहा है, 6, 5 रुपए वाली चीज के 6 रुपए ले रहा है, ठीक है, तो 1 रुपए वाले का लेगा 6/5। अब यहां से देखिए उसके पास है कितना, 120 रुपए का सामान, तो वो 120 का कितने रुपए लेगा, ये हम इसको गुणा कर देंगे, 5 से कटेगा 24 बार, और 24 × 6 होता है 144, यानी वो हमसे कितने रुपए लेगा, 120 वाले के 144 रुपए, जबकि वो 120 वाली इसके आई कितने रुपए की थी, 100 की, तो 100 से कितना ज्यादा है, 44, तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा, 44%, ठीक है। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि x(x), y(x) और 3x + 4y = 12 और 6x + 8y = 60 सरल रेखाओं से बने ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज जो होता है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमें पूछा है। देखिए, एक तो हमारे पास है ये x(x), ठीक है, दूसरा y एक्सिस है, दूसरा हमारे पास क्या है, y(x), एक ये x(x) है, दूसरा हमारे पास y(x) है, दो लाइन तो ये है, तीसरी लाइन हमें दी है 3x + 4y = 12, तो ऐसी यहाँ पे हम इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बार y को 0 लेंगे, y जब 0 हो जाएगा पूरा, तो 3x का मान क्या आएगा, 3 12 से कटेगा 4 बार, तो x का मान आ जाएगा 4, x का अपन पहले लिखते हैं कोऑर्डिनेट, y का बाद में, तो ये आ गया यहाँ पे 4 और 0। अगली बार अपन x को 0 लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो y का मान देखिए 4 से 12 कटेगा 3 बार, x 0 है तो y कितना आ जाएगा, 3, तो ये हमारे पास आ गया कितना, 0 और 3। x 0 कहाँ पे होता है, y(x) पे, और y 0 कहाँ पे होता है, x(x) पे, तो इन दोनों पॉइंट से ये लाइन गुजरेगी, एक लाइन हमारे पास ये आ गई। चौथी की बात करें हम, तो यहाँ पे दिया है 6x + 8y = 60, एक बार हम y को 0 कर देंगे तो ये पूरा 0 होगा, क्योंकि गुणा में 8 गुणा y है ना। अब देखिए 6 का भाग 60 में देंगे 10 बार, तो x का मान 10 आ गया, y का मान आ गया 0, तो y 0 कहाँ पे होगा, x(x) पे, ये आ जाएगा 10 और 0। अब अगली बार x को 0 कर देंगे तो ये तो पूरा 0, तो यहाँ पे देखिए y का जो मान होगा वो होगा 60/8, या 8 का इसमें भाग दे देंगे, 8 7 56, 8 पंजे 40, तो ये हमारे पास y का मान आ जाएगा। यहाँ पे मान लीजिए x तो 0 है, y कितना है, 7.5, पॉजिटिव है तो ये ऊपर की तरफ होगा, तो एक लाइन हमारे पास ये आ जाएगी, एक लाइन हमारे पास ये है, एक हमारे पास x(x) है, एक ये y(x) है, तो इन चारों से देखिए कौन सा एरिया आ रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारे पास आ गया, इसका हमें इसने एरिया पूछा है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे ये ओरिजिन है, इसका मूल बिंदु होता है ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ये मान लीजिए अपने पास ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु पे दोनों एक्सिस एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, तो अपन बात करें ट्राइंगल ओ बी डी की, ये बाहर वाला, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, समकोण त्रिभुज, ये इसका आधार होगा टोटल, ये कितना है 10, और ये इसका लंब होगा कितना 7.5, तो इसका एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक। अब इस छोटे वाले ट्राइंगल की बात करें अपन ओ ए सी की, ये एरिया इस पूरे में से घटा देंगे तो ये वाला ही बचेगा, तो माइनस हम कर देंगे कौन सा एरिया, ओ ए सी का, ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इसका 4 है, और हाइट इसकी 3 है, देखिए 2 से कटेगा 5 बार, ये 2 से कटेगा 2 बार, ये आ गया अपने पास 37.5 -6, तो इसका आंसर आ जाएगा 31.5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट देखिए, यदि a अनुपात b a:b a+x b+x का वर्गानुपात है, ये जो हमें अनुपात दिया है a
अपॉन बी। ठीक है, ये कह रहा है ए प्लस एक्स और बी प्लस एक्स, इसका क्या है, वर्गानुपात है, यानी इसका वर्गानुपात है, यानी इसका ए प्लस एक्स प्लस बी प्लस एक्स का आप वर्ग कर दोगे, इनका जो रेशियो आएगा वो हमें दिया गया है ए अनुपात बी। यदि ये वर्ग हम हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी बराबर होगा ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स, ये हमें दिया गया है। पूछा एक्स का मान क्या होगा, यानी एक्स का मान निकालना अपने को। यहां से देखिए इनको अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करें एक बार, तो ये क्या होगा, अंडर रूट ए इंटू बी प्लस रूट ए इंटू एक्स बराबर ए रूट बी प्लस एक्स रूट ए बी। अब देखिए एक्स का मान निकालना, तो एक्स हम एक साइड में कर लेंगे, इधर लेके आ जाएंगे, तो ये रूट ए एक्स माइनस रूट बी एक्स बराबर ए रूट बी माइनस बी रूट ए, यही आएगा। अब देखिए यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा ब्रैकेट में, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर, यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, अंडर रूट ए बी कॉमन आ रहा है। यहाँ पे देखिए अंडर रूट बी बाहर आ गया, ए था, ए को आप लिख सकते हो, किसी को भी आप एक संख्या उसको रूट में लिख सकते हो दो बार, रूट ए इंटू रूट ए, आपस में गुणा होगा, रूट हटेगा, क्या आ जाएगा ए। तो इस ए का, यानी इसको यूं लिख सकते हैं, तो रूट ए बाहर ले लिया तो अंदर बचेगा रूट ए माइनस, ये रूट ए बाहर आ गया, बी इसको भी लिखेंगे रूट बी इंटू रूट बी, तो रूट बी बाहर आ गया तो अंदर बचा रूट ए बी, ये वाली टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, एक्स का मान आ जाएगा अंडर रूट ए इंटू। ओके, अगला देखिए, इसमें कह रहे हैं 70 किलोमीटर जाने के बाद एक ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, वह अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलती है और गंतव्य पर 38 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना 85 किलोमीटर पर होती तो 26 मिनट लेट होती। ये हम ट्रेन एंड डिस्टेंस में एक्सीडेंट वाले काफी क्वेश्चन किए थे, वहां पे मैंने बताया था स्पीड भी कैसे निकालनी है, दूरी कैसे निकालनी, दोनों चीजें आपको बताई थी। देखिए क्या होता है, पहले यहां से मान लीजिए ए से बी ट्रेन जा रही थी, ये 70 किलोमीटर चलती है और यहाँ पे 70 किलोमीटर के बाद सी पॉइंट है, यहाँ पे आके एक्सीडेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जो भी इसकी स्पीड थी, जैसे मान लीजिए इसकी स्पीड पहले थी 4x, अब इसकी क्या हो जाएगी 3/4, तो इसका 3/4 हम करेंगे, 4 से 4 कटेगा, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 3x, यानी धीरे चलेगी, और जैसे धीरे चलती तो 38 मिनट क्या हो जाती है, लेट हो जाती है 38 मिनट। ठीक है, अगली बार कह रहा है कि वो ट्रेन ए से चली, यू मानिए ए से चली कहाँ पे, बी पे, और दुर्घटना 85 किलोमीटर पे हुई होती, तो एक्सीडेंट इस बार 70 पे नहीं होके कहाँ पे हो रहा है, 85 पे, तो 70 तक सी पॉइंट तक तो ये अपनी जो स्पीड पहले थी उसी स्पीड से चलेगी। ठीक है, उसके बाद 85 पे हो रहा है, यानी 15 किलोमीटर और अपनी रियल स्पीड से चलेगी और इस डी पॉइंट पे आ गई, यहाँ पे आके इसका एक्सीडेंट हो गया, तो अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, इसकी स्पीड अब कितनी हो जाएगी 3x। यहाँ ये जो डी पॉइंट था ये 15 किलोमीटर थी, सी से कितनी स्पीड हो गई थी 3x, तो यहाँ पे भी 3x होगी। तो आप देखोगे कि ए से सी तक वही 70 किलोमीटर पे, कोई यहाँ पे टाइम का फर्क नहीं आएगा, पहले वाली स्पीड थी वही अप है, और यहाँ से डी के बाद भी बी तक भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सेम स्पीड है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, सी से डी तक 15 किलोमीटर का आ रहा है, क्योंकि पहले तो ये किस स्पीड से गई थी, यही एक्सीडेंट हो गया तो 3x की स्पीड से, और यही 15 किलोमीटर अब किस स्पीड से जा रहा है 4x से, तो ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ना, अब 26 मिनट लेट हो रही है, कम लेट हो रही है, ये इसी वजह से हुई कि ये जो 15 किलोमीटर थे अब इसने तेजी से अपनी रियल स्पीड से कवर किए। ठीक है, तो ये वही क्वेश्चन बन जाता है, जैसे आप घर से स्कूल जा रहे हो, पहले दिन जैसे 3 की स्पीड से गए 38 मिनट लेट, दूसरे दिन आप वही दूरी 4 की स्पीड से गए 26 मिनट लेट, तो हम दूरी निकालते हैं, तो दूरी हमारे पास क्या होती है, चालों का गुणनफल। तो एक बार आपकी स्पीड कितनी है, पहले 3x और अब आपकी स्पीड कितनी है 4x, डिफरेंस दोनों में कितने का है x का, इनटू हम किससे करते हैं, समय के अंतर से, यानी डिफरेंस ले रहे हैं तो समय का भी अंतर लेंगे, टोटल टाइम देगा तो नीचे स्पीड का भी टोटल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का है, 38 और 26 में। ठीक है, तो 12 का, तो 12 मिनट का डिफरेंस है, इसको चेंज कर देंगे आवर्स में, 60 का भाग, ये हमारे पास दूरी आएगी, कौन सी दूरी, जो वो एक्सीडेंट वाली 15 किलोमीटर का जो डिफरेंस आ रहा है, तो बराबर में आ जाएगा 15। ठीक है, एक्स से एक्स कट जाएगा, 12 से कटेगा 5 बार,
3 से कटेगा 5 बार, ठीक है। 5 गुना 5 इधर आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया 25 बराबर 4x। और रियल स्पीड कितनी थी इसकी? 4x ही थी, तो ये आ गई हमारे पास 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, ठीक है। अगला देखिए, तो ये बहुत इजी होता है, डायरेक्ट आपने वहां क्लास ली होगी तो आप समझ जाएंगे कि 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, और डायरेक्ट आप ये अप्लाई करेंगे। इतना कुछ ही मैंने खाली आपको समझाने के लिए बताया। नेक्स्ट देखिए, एक संख्या को पहले 16 से 2/3% बढ़ाया गया है। 16 से 2/3 1/6 होता है, बढ़ाया जाता है, और फिर 15% कम कर दिया जाता है। 15% देखिए नीचे 100 आएगा, परसेंटेज हटाएंगे, 5 से काटोगे होगा 3/20, तो जिससे 238 प्राप्त होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए संख्या थी अपने पास स्टार्टिंग में 6, उसको एक बढ़ा दिया तो संख्या हो गई 7। अगली बार संख्या आपके पास थी 20, 3 कम कर दिया तो संख्या हो गई आपके पास 7। इनको इंटू करते हैं, कट को कुछ नहीं कटेगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। 20 गुना 6 120, और 7 गुना 17, 17 × 7 = 119। यानी संख्या अपने पास 120 थी, तो संख्या अब हमारे पास कितनी बची? 119। कह रहा है संख्या अभी कितनी प्राप्त हो रही है? 238। तो ये 119 का डबल है, तो स्टार्टिंग वाली संख्या कितनी हो जाएगी? 120 का डबल। तो संख्या हमारे पास शुरुआत में क्या थी? 240। कह रहा है इस संख्या का 37.5% यानी 240 का 37.5% होता है 3/, ये कटेगा इससे 30 बार, और 30 गुना 30, 3 अपना आंसर कितना आ जाएगा? 90 का। ओके, अगला देखिए, इसमें दिया है कि 144 का वर्ग है, फिर 256 का वर्ग है, प्लस 144 गुना 256 बट्टे में 144 गुना 256 माइनस 12 गुना 16। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो सारे है ना, ये 12 का वर्ग है, ये 12 का वर्ग दिया है यहाँ पे। इसको थोड़ा चेंज करें, ये हमें एक ही फॉर्म में इसको पूरे को चेंज करें, तो ये 12 का स्क्वायर 144 और उसका वर्ग दिया है, प्लस 16 का वर्ग 256 और उसका वर्ग, प्लस यहाँ पे अपने को दिया 12 का वर्ग गुणा 16 का वर्ग, ये ऊपर दिया गया है। नीचे हमारे पास है 12 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग माइनस 12 गुना 16। देखिए यहाँ पे ये जो 12 है इसको अपन ए मान ले, और 16 को बी मान ले। देखिए ऐसे कैलकुलेट करोगे तो काफी स्क्वायर वगैरह करने पड़ेंगे, लेंथी होगा थोड़ा सा। इस टाइप का आपको सिंप्लीफिकेशन में दिया है, तो आप ध्यान रखना कोई न कोई फॉर्मूले बेस पे ही आपको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारे पास क्या है? 12a है, और ये पावर इससे इंटू होगी, तो ये हमारे पास क्या? a⁴ प्लस b⁴ प्लस a² इंटू b²। नीचे हमारे पास है a² प्लस b² माइनस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता है। देखिए ये जो a⁴ है ना, इसको यूं भी लिख सकते हैं, a² है इसका वर्ग, ये b² का वर्ग, ठीक है। ये पूरा आप जैसे a² को आप x मान लीजिए, और b² को जैसे आप y मानते हो, तो ये क्या है? x² प्लस y² प्लस xy है। ये किसके फॉर्मूला में आते हैं? x³ माइनस y³ में। तो इस फॉर्मूला को बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास होना चाहिए माइनस वाले टर्म, यानी a² माइनस b² यदि हमारे पास हो ऊपर और नीचे, सेम से अपन इंटू कर सकते हैं। ये यदि हमारे पास होगा तो ऊपर वाला हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, किसका फॉर्मूला बन गया? ये बन गया a³ माइनस b³, और a की जगह हमारे पास a² है, ठीक है, माइनस b³ या y³ जो भी है, b² का क्यूब। तो ऊपर तो हमारे पास ये बनेगा, ठीक है। नीचे देखिए a² माइनस b² है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? a माइनस बी इंटू a प्लस बी, और ये हमारे पास यूं का यूं रहेगा, a² प्लस b² माइनस। तो ये देखिए फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया? a³ प्लस b³ का। ऊपर वाला जो है इसको 3 को तो अंदर ले लो, 2 को बाहर यूं लिख सकते हो, ब्रैकेट के बाहर पावर इंटू में होती है, इसको यूं लिख सकते हैं a³ और बाहर इसका स्क्वायर, b³ बाहर इसका स्क्वायर। तो ये देखिए पूरा यदि a होगा और ये b होगा, तो ये a² माइनस b² है, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस में लिखेंगे तो ये होगा a³ प्लस b³, और माइनस में जब लिखेंगे तो ये होगा a³ माइनस b³। नीचे हमारे पास है a माइनस बी, और यहाँ पे इंटू में हमारे पास क्या बना?
ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये टर्म इससे कट जाएगी और इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, जो इससे कटेगा। तो हमारे पास ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ये इसका आंसर होगा। तो ए स्क्वायर यानी 12 का वर्ग 144, बी स्क्वायर यानी 16 का वर्ग 256, और ए इंटू बी यानी इन दोनों को गुणा करेंगे, 12 छकानी 72, 7 12 और 7 19, इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। 5 5 10 9 19, 2 2 4 और 1 5, इसका आंसर आ जाएगा 59, ठीक है ना। बाकी वैसे स्क्वायर वगैरह करोगे तो थोड़ा इनको इंटू करोगे टाइम लगेगा। चलिए अगला देखिए, त्रिभुज जिसकी भुजाएं 36 48 और 60 सेंटीमीटर हैं, इस त्रिभुज के लंब केंद्र और केंद्रक के मध्य की दूरी देखिए, इनको देखोगे तो किससे कट रहा है, ये हमारा किससे कट रहा है, 12 से कट रहा है 3 बार, ये 12 से 4 बार, ये 12 से 5 बार, 3 4 5 के अनुपात में। तो आपको बताइए राइट एंगल ट्राइंगल हमें दिया गया है समकोण त्रिभुज, ये 36 है, ये 48 है, और ये इसका कर्ण कितना है 60। लंब केंद्र की अपन बात करें ऑर्थो सेंटर, वो होता है जहां पे आपका 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये हमारा बी जो है वो तो ऑर्थो सेंटर है। अब कह रहा है केंद्रक, केंद्रक होता है जहां पे तीनों मीडियन मिलती है, मीडियन की यदि बात करें तो सामने वाली भुजा को मिड पॉइंट में मिलेगी। और ये आपको पता है कि मिड पॉइंट जो होता है सॉरी, तो ये इसका क्या होता है, सरकम सेंटर भी होता है, यानी ये इसकी रेडियस होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, तो ये भी इसकी रेडियस होती है, तो ये क्या होती है इसकी हाफ, तो 60 का आधा कितना हो गया 30। और केंद्रक जो होता है वो इसको बांटता है 2:1 में, तो 30 जो है वो रेशियो हमारे पास 2 और 1 3 का अनुपात है यहाँ पे। हमें पूछे इनके बीच की ये वाली डिस्टेंस, तो ये किसका मान पूछा है 2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आंसर 20 सेंट। अगला देखिए, कह रहा है कैपिटल एजुकेशन की क्षमता 15,000 है, पुरुषों की संख्या 8% और स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई, क्षमता बढ़ के 16,300 गई, पहले 15 थी अब होगी 16,300, तो यहाँ पे देखिए कितनी बढ़ गई 1,300 संख्या बढ़ गई। स्त्रियों की संख्या पूछिए, देखिए यहाँ पे पुरुषों की अपन बात करें मेल की, वो बढ़ रहे हैं 8%, फीमेल की यदि अपन बात करें तो ये बढ़ रहे हैं 10%, इसको हम लिख सकते हैं 8+2, यानी 8 तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए 8% बढ़ रहे हैं, 8 यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल जो हमारे पास 15,000 है उसका ओवरऑल 8% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो 15,000 है इसका यदि हम 8% निकालें, ये हमारे पास आ गया 120 यानी 1200। तो 8% का मान कितना आ गया 1200, टोटल कितना बढ़ रहा है 1300। तो ये जो 100 अपने पास और बच रहा है ना, ये 100 क्या बच रहा है, ये 100 बच रहा है इस 2% का मान, ठीक है। तो ये 100 है वो कितने प्रतिशत की वैल्यू हमें दी गई है, 2% की वैल्यू। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, इसको 100 से गुणा कर दो, तो ये क्या आ जाएगा टोटल जो फीमेल है उनका मान। तो ये 2 से देखिए कितने बार कटा 50 बार, और 50 गुणा 100 यानी कितना आ गया 5,000। ये हम सीआई और एसआई में भी पढ़ चुके हैं, जैसे वहां पे एक भाग पे रेट 3 है, एक पे 5% है, टोटल पे इंटरेस्ट देता है, 5% वाला है 3% वाला हिस्सा पूछता है, तो हम इस टाइप से वो पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं वहां पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज वाले टॉपिक में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2% का मान यदि 100 है तो 100% यानी जो भी फीमेल है वो 100% का मान कितना होगा 100 से हमें गुणा कर, ओके। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक फैक्ट्री में मजदूरों की संख्या में कमी के कारण उत्पादन में 25% की कमी हुई आती है, तो इस कमी को पूरा करने के लिए कार्य की समय को कितने प्रतिशत बढ़ाए। ये मैं परसेंटेज में फर्स्ट क्लास या सेकंड में लिस्ट आपको एक बताई थी टेबल, और बताया था इस टाइप का क्वेश्चन आता है, बढ़ाने के लिए ऊपर वाला आंसर होगा। तो 25% के ऊपर कितना होता है 33 से 1/3, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। 25% आपको पता है 1/4, कमी होगी यानी 4 से कितना आ गया 3 आ गया। अब वापस बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है 1 बढ़ाना है, लेकिन वापस किससे बढ़ाना है 3 से, तो 1/3 यानी 33 से 1/3 प्रतिशत। अगला देखिए, एक रेलगाड़ी एक यात्रा का 50% भाग 30 की चाल से, 25% 25 की चाल से और शेष यात्रा 20 की चाल से चले तो पूरी यात्रा की औसत चाल। आपको बताया था जब भी परसेंटेज में दे तो टोटल जो डिस्टेंस होगी वो आप लोग मान लेना कितनी 100। एवरेज स्पीड की यदि अपन बात करें औसत चाल की, ये होती है कुल दूरी
बटा कुल समय। देखिए इस टाइप के 2022 एसएस में काफी क्वेश्चन पूछे एवरेज स्पीड के, 23 में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। टोटल डिस्टेंस हमने कितनी मान ली, 100। नीचे टोटल टाइम हमें निकालना है। तो देखिए 100 किलोमीटर का 50% भाग यानी 50 किलोमीटर किस चाल से गया, 30 की चाल से, तो ये समय लगा। प्लस 25 किलोमीटर 25 की चाल से जाएगा तो 25/25 1 घंटा लगेगा। प्लस 50 और 25 75 किलोमीटर, तो शेष कितनी बची, 25। उस 25 में वो 20 की चाल से जाएगा तो ये समय लगेगा। 5 से 5 बार 5 से 4। ठीक है। 3 और 4 का एलसीएम 12, 3 का भाग देंगे 4 बार, 5 गुना 4 20, प्लस 12 और 4 का देंगे 3, 5 3 15। ये हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। जोड़ लेंगे 40 और 7 47/12, तो 12 आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 1200/47। अब देखिए 47 दो ऑप्शन में दिया गया है, तो 1200 में 47 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। 50 दूनी 100 होता है, और ये कितना 50 से कितना कम है, 3। तो ये 6 कम हो जाएगा 100 से। 94 वैसे होता है ये 94, तो बचे कितने, 120 में दिया तो 26, फिर जीरो उतार लिया 260। अब देखिए यदि यहाँ पे 50 होता तो 50 गुना 5 कितना होता है, 250। तो 6 बार तो भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 6 बार तो क्या होता है, 300 जाता है, तो ज्यादा जाएगा। तो यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा हमारा, 5 बार। तो ये 250 से कितना कम हो जाएगा, 15। ठीक है। तो ये आ जाएगा 235। 25 सही, 25/47, ये हमारा इसका आंसर है। ओके। अगला देखिए, यहाँ पे दिया x+1/x√3 है। देखिए आपको मैंने बताया काफी, सिर्फ 2022 वालों में काफी में ये आया, मैंने बताया भी आपको, पेपर सोल्व कराते हैं तब, कि x+1/x√3 है, तो आपको पता है x³ + 1/x³, ये कितना होगा, 0। क्यों होता है वो मैं आपको डेली बता ही रहा हूँ, पेपर सोल्व करा रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए x³ अपन नीचे एल्सियम लेंगे, तो ये तो इधर गुणा होगी, तो ये हो जाएगी x6 + 1 = 0। x6 का मान यहाँ से हमारे पास आ जाता है -1। अब हमें पूछा है x⁻17 + 1/x⁻17 दिया गया आपको। यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे 17 की जगह पावर और होती, जो 6 का मल्टीपल होती, 6 होती, 12 होती, 18 होती, तो हम डायरेक्ट वहां पे वैल्यू पुट कर देते। लेकिन यहाँ पे क्या है, 17। अब 6 का मल्टीपल आपको पता है 18 होता है। 18 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको x से गुणा करूंगा और x से भाग कर दूंगा। तो इधर है x⁻17 प्लस, इधर भी x से गुणा और x से भाग कर देंगे, x⁻17। तो ये आपको पता है कि यहाँ पे बेस सेम है, तो पावर ऐड होगी, तो ऊपर कितनी हो जाएगी, x⁻18/x प्लस x/x⁻18 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x⁻18 क्या है हमारे पास, जैसे x⁻6 है और इसका क्यूब मैं कर दूंगा, तो 6 गुना 3 18 होगा। तो इधर -1 का हम क्यूब करेंगे, तो ये कितना आएगा, -1। तो x⁻18 का मान कितना आ गया हमारे पास, -1/x प्लस x/-1, ये आ गया। ठीक है। माइनस इधर बाहर ले लेंगे, तो बचेगा x+1/x, और x+1/x का मान कितना है, √3। और यहाँ पे रखेंगे तो ये हो जाएगा -√3। ये इसका आंसर है। अगला देखिए, यहाँ पे दिया 1 - 2 sin² x + 2 sin x cos x का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू हमें पूछी है, तो पहले हम इनको एक में चेंज करते हैं। 1 - 2 sin² x आपको पता है क्या होता है, cos 2x, और 2 sin x cos x ये आपको पता है कितना होता है, sin 2x, ये फॉर्मूला है। ठीक है। इस टाइप से आपके पास हो a sin थीटा प्लस b cos थीटा, और इसकी यदि मैक्सिमम वैल्यू हमें पूछी हो, ये होती है +√a² प्लस b²। और यदि इसकी मिनिमम पूछे, लीनियर आपको दे रखी हो, तो ये होती है -√a² प्लस b²। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह क्या है, 1, इंटू में 1 है, यहाँ भी क्या है, 1। तो ए का मान 1 है, बी का भी 1 है, मैक्सिमम हमें पूछा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +√a² यानी 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगा √2 इसका आंसर। ठीक है। अगला देखिए, यहाँ पे पूछा है कि इसका सरलतम मान क्या होगा। देखिए ये है अपने पास 17 + 1 या 1 + 17। ठीक है, इसको लिख सकते हैं अपन 17 + 1, यूं भी तो लिख सकते हैं। ये हमारे पास 17 का स्क्वायर +1, ये हमारे पास है 17 का क्यूब, 17 की पावर 4 +1। ठीक है। इधर हमारे पास है 17 की पावर 8 +1, इस टाइप से हमें दिया गया है।
देखिए क्या करना है, नीचे आप ऑप्शन से भी देख सकते हो कि नीचे सभी में 16 आ रहा है, इसका मतलब 16 से भाग किया इसने, 16 से गुणा। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 17 - 1। 17 - 1 मतलब 16। तो इसको इससे गुणा कर दिया तो 16 से भाग करेंगे। तो नीचे वाला 16 तो आप यूं का यूं रखिए। अब देखिए ये a माइनस बी है और ये a प्लस बी है। ये आपका बनेगा a² - b², यानी 17 का वर्ग माइनस 1। फिर ये इंटू में आ जाएगा, ये a - b, ये a+b, तो फिर बनेगा 17 की पावर 4 -1 और इधर 17 की पावर 4 +1। फिर ये देखिए a² - b² बनेगा, तो ये हो जाएगा 17 की पावर 8 -1। फिर ये आ गया, तो इस टाइप से ये आगे चलता रहेगा। लास्ट वाले टर्म की बात करें तो यहाँ पे आपको दिया 1 + 17 की पावर 2 की पावर 100। इससे पहले वाली होगी 1 + 17 की पावर 2 की पावर 99। ये 2 की पावर में हमें दिया गया है। यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देखोगे, जैसे ये वाला आया आपके पास 17 का वर्ग, ठीक है, ये यूं लिख सकते हैं 17 की पावर 2 की पावर 1, ठीक है, -1। इधर 2 की पावर 1 +1। जब ये आपस में गुणा होंगे, 17 2 की पावर 1 -1 और 17 2 की पावर 1 +1, तो ये होगा a² - b²। इसका स्क्वायर करेंगे 17 2 की पावर 1 और इसका स्क्वायर -1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी पावर क्या हो जाती है, आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होती है, तो ये कितनी होगी 4। तो ये वाली टर्म आ गई। अब इसको देखिए ध्यान से, थोड़ा देखिए क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 17। 4 को हम 2 का वर्ग लिखेंगे -1। इधर हमारे पास होगा 17 2 का वर्ग +1। अब ये a² - b² करेंगे, तो a² जब करेंगे तो 17 2 की घात 2 माइनस, सॉरी पहले इसका वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे इसकी घात कितनी आ जाएगी 1 -1। आपको पता है कि घात है वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई में होगी, ठीक है। यहाँ पे जुड़ जाएगी, मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है, तो घात क्या होगी, जुड़ेगी, तो 2 और 1 कितनी हो जाएगी 3। तो ये 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। तो हमारे पास बनेगा 17 की घात 8, यानी उसको लिख सकते हैं 2 का क्यूब। फिर यहाँ पे देखिए ये 2 का क्यूब भी बन रहा है, तो इसी टाइप से आपके पास क्या होगी, एक घात आगे बढ़ती जाएगी। तो जब यहाँ पे लास्ट वाला टर्म हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा 100 आएगा, और वो अगली बार इधर आएगा 17 की घात 2 की घात 100 - 1। और जब इससे इंटू करेंगे a² - b² बनेगा, तो इसकी एक घात क्या होगी, बढ़ जाएगी, यानी लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 17 2 की पावर 100 से एक बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 101 -1 बटे 16। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। यानी एक पावर आप देखो आगे बढ़ती जा रही है, पहले 2 थी, फिर आपके पास कितनी होगी 3 हो गई, ठीक है, 8 वाले में, फिर अगले में कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। यहाँ पे 2 की घात 3 आएगा, और इधर हमारे पास क्या होगा 17 की पावर जैसे 16 +1 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका हम वर्ग करेंगे तो ये 2 की घात कितनी होगी 1 होगी। ये घातें बेस सेम है, इंटू होगा तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 17 2 की पावर 4 है, ठीक है। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 यानी 16 ही होगा, और इधर भी 16 है, तो इसको हम यूं लिख देंगे 2 की पावर 4। फिर इसका वर्ग कर देंगे -1। वर्ग करेंगे तो यहाँ पे देखिए बेस सेम है, घातें जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 32 आ जाएगी। तो इस टाइप से एक घात आगे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। पहले 2 थी, 1 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, फिर 5। तो यहाँ पे लास्ट वाले की एक पावर बढ़ जाएगी, वो हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा। ओके, अगला देखिए। इसमें कह रहा है एक धनराशि साधारण ब्याज पर 6% वार्षिक दर से उधार दी गई, एक वर्ष के बाद 6,800 रुपये का पुनर्भुगतान किया गया और शेष धनराशि का 5% वार्षिक की दर से भुगतान किया। जैसे टोटल जो भी था उसमें से 6,800 इसने जमा कर दिए, बाकी बचा उस पे 5% का ब्याज लगा। कह रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 11/20 है, यानी पहले वर्ष का, तो पहले वर्ष का यदि ब्याज 20 होगा तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा 11। उधार ली गई राशि पूछिए, जैसे मान लीजिए एक्स रुपए इसने उधार लिए, ठीक है, एक्स रुपए जो उधार लिए तो इसका ब्याज क्या होगा 6% यहाँ पे दर होगी, एक साल का ब्याज ये होगा, ठीक है। अब कह रहा है दूसरी जो राशि बची इसमें से जो एक्स लिए थे 6,800 दे दिए, तो रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट होगा वो होगा एक्स माइनस 6,800। इस पे ब्याज लगेगा किस रेट से, 5 की रेट से, और एक साल का बटे 100। तो यहाँ पे जो इन दोनों का जो रेशियो है वो है 20:11। देखिए 100 से तो 100 दोनों में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम देखें
तो ये हमारा देखिए 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 10। ये 11 इधर गुणा हो जाएगा, 11 दिए 33x बराबर, ये इधर गुणा करेंगे तो 10 गुना 5 50, 50 को अंदर गुणा कर देंगे तो 50x माइनस 6800 गुणा 50। ये देखिए 33x इधर आके क्या हो जाएंगे इसमें से माइनस, तो 50 में से 17 गए बचे अपने पास, सॉरी 33 गए बचे अपने पास 17x बराबर हो जाएगा 6800 गुणा 50। 17 से कटेगा 4 बार यानी 400 और गुणा 50। तो ये हमारे पास यानी अमाउंट जो था, प्रिंसिपल जो था वो कितना था, 20,000। ओके, अगला देखिए, ग्राफ वाला है, कह रहा है सर्वेक्षण किए गए रोगियों की संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे कर रहा है, ये तो है कौन सी एज में किया, और नंबर ऑफ पेशेंट ये दिए अपने को वर्टिकल। यहाँ पे 6 के साल में इन 2 का हुआ, फिर हुआ 12 का, यानी कितने हो गए 12 और 2 14। फिर यहाँ पे हुआ कितने का 15 का, तो 14 प्लस 15 29। फिर हुआ 25 का, तो 29 और प्लस 25 ये होगा कितना 54। फिर हुआ 18 का, तो 54 और प्लस 18 हो गए 72। फिर हुआ 12 का, तो 72 प्लस 12 84। और फिर 3 और एक 4। तो टोटल हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 88। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं रोग का पहली बार पता चलने की औसत आयु, कि फर्स्ट टाइम कब पता चला। तो यहाँ पे देखिए एवरेज हमें पूछा गया है, ये एज यहाँ पे दी गई है रो में। तो 6 साल की जब उम्र हुई तब कितने लोगों को पता चला, 2 का पता चला। जैसे 10 साल की उम्र हुई तो कितने लोगों को पता चला, 12 लोगों का। अब देखिए एवरेज पूछा और किसका, आयु का। तो एवरेज होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो योग यहाँ पे किसका लेंगे, आयु का, और संख्या जितने यहाँ पे पेशेंट होंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, योग करेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 रोगी हैं जिनका 6-6 साल की उम्र में पता चला, तो टोटल कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12। यहाँ पे देखिए 10 साल की उम्र में कितने लोगों को पता चला, 12 का, तो ये हो जाएगा 12 गुना 10 120। ठीक है, टोटल एज हम लेंगे, ऊपर तो राशियों का योग यानी जो भी एज है, एक बंदे की 6, दूसरे का भी 6 साल में पता चला, तो इन सबको ऐड करेंगे। यहाँ पे देखिए 14 साल में पता चला कितने का, 15 का, तो 15 और गुणा 14। तो ये हमारे पास 15 का वर्ग हो जाएगा 225, और उसमें से हम 15 घटा देंगे 210, प्लस 18 के साल में पता चलता है कितने लोगों का, 25 का। तो 25 गुना 10 250, और 25 अंठा 200, तो ये हो जाएगा 450। प्लस यहाँ पे देखिए 22 की उम्र में पता चलता है 18 लोगों का, तो 18 दूनी 36, और 36 और 3 39। प्लस 26 की उम्र में पता चलता है 12 लोगों का, तो 12 छिकानी 72, 7 12 दूनी 24, 24 7 31। प्लस यहाँ पे 30 की उम्र में 3 लोगों का पता चलता है, तो 90, और 34 की उम्र में एक का पता चलता है। तो ये सभी की आयु आ गई, इनको ऐड करके टोटल हमने निकाला था 88 है, तो 88 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इन सबको हम प्लस कर लेते हैं। देखिए 4 और 2 6, 6 12, 12 और 2 14, असल की 1, 3 और 1 4, 4 9 13, 13 14, 14 और 9 23, 23 5 28 29, 29 और 2 31 और 1 32। फिर 3, 3 3 6, 6 3 9, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16। तो टोटल एज हमारे पास आ जाएगी 1624, और थे कितने, 88। इससे हम डिवाइड करेंगे। देखिए 4 से कट रहा है 22 बार, और ये 4 से कट रहा है 406। फिर 2 से काट दो 11, और 2 से काट दो 203। इसका भाग देंगे, 11 का भाग जाएगा एक बार, बचे कितने, 9 3, 8 बार भाग जाएगा 11 8 88। बचेंगे कितने, 5। फिर जाएगा 4 बार 44। तो हमारे पास आ जाएगा 18.45 इनकी औसत आयु। ओके, अगला देखिए, कह रहा है रोगियों की अधिकतम संख्या किस आयु में रोग से ग्रस्त थी। अधिकतम संख्या, तो सबसे ज्यादा संख्या देखिए यहाँ पे, ये सबसे बड़ा ग्राफ है, तो किस आयु में थी, 18 साल में, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 ईयर। ठीक है, अगला, तो ये हमारे इसके 25 क्वेश्चन थे जो यहाँ हमने डिटेल में आराम से सोल्व किए। ओके, थैंक यू एवरीवन।